हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो आपसे डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और फाइनली मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम वॉशिंग सोडा के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। सो वॉशिंग सोडा is basically sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization। तो देखिए, वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O। सो दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम कार्बोनेट के एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूला में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस एक फॉर्मूला यूनिट में उन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और अभी हम आगे समझेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद देखिए, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा हमारा कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा। तो देखिए, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हमें क्या लेना है? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेना है। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि NaCl को हम किस में डिसॉल्व करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो इफ आई एम टेकिंग NaCl प्लस वाटर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम, तो NaCl के कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। तो जब हम NaCl प्लस वाटर और साथ में क्या होगा? हमारा अमोनिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो व्हेन NaCl वाटर प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये चारों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा और प्लस हमारा एक सॉल्ट बनेगा विच इज NH4Cl। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? हमारा जो NaCl है विच इज कॉमन सॉल्ट। देखिए, यहां पे जो हम वॉशिंग सोडा बना रहे हैं इसके लिए जो प्राइमरी हमारा मटेरियल है, प्राइमरी जो हमारा सब्सटेंस है, जो रॉ मटेरियल है वो हमारा कॉमन सॉल्ट है। तो इसीलिए हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है क्योंकि उसी से ही हमारे ये केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो NaCl की रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, उसमें हमने उसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कराई प्लस CO2 के साथ। तो जब इन चारों की आपस में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया यहाँ पे? सोडियम बाइकार्बोनेट और यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज NaHCO3 और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन गया। उसके बाद देखिए, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज NaHCO3 जब हम इसको हीट करेंगे, सो आफ्टर हीटिंग NaHCO3, हीट करने के बाद ये क्या बना देगा? सोडियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस CO2 गैस निकलेगी, प्लस वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है ये हमारा कैसा होता है? ये यहाँ पे हमारा एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस मतलब इसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता, इट इज एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब विच डज नॉट कंटेन्स एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। जो वाटर था यहाँ से रिमूव हो गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो फाइनली जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, यहां पे हमारा क्या बना? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन गया सेकंड स्टेप में। और ये जो सेकंड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट बना है, जब हम इसका क्या कर देते हैं? रिहाइड्रेशन कर देते हैं। रिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? इसको दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसमें जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर को ऐड करने के बाद हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे? Na2CO3 10H2O। सो दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो यही हमारा वॉशिंग सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? Na2CO3 एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 के एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए, अब आप इसको याद रख सकते हो।
सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल, देखो नाम ही क्या है, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग मतलब होता है धोना, और धोने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ सीधा सा आप सोच सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल जरूर होगा, क्योंकि वॉशिंग सोडा है, धोने वाला सोडा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले को याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए हम देखते हैं व्हाट इज द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के क्या क्या यूज होते हैं। सो सोडियम कार्बोनेट is used as a cleaning agent for domestic purposes like washing clothes। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिटर्जेंट जैसी होती है, तो ये भी हमारा डिटर्जेंट की तरह क्लींजिंग एक्शन में काम आता है, धोने के काम आता है, कपड़े वगैरह वॉश करने के काम आता है। तो अगर हमारे कपड़े पे कोई डर्ट है, कोई गंद है, या फिर हमारे स्ट्रेन है, ठीक है, कोई भी हमारे दाग धब्बे हैं, तो वहां पे हम वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट 10H2O बोलते हैं। तो वो हमारा क्लींजिंग एक्शन में या सफाई या कपड़े धोने के काम आ सकता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इट इज यूज्ड इन द क्लींजिंग ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग क्लोथ्स। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं किसके लिए, वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। देखिए दो टाइप के वाटर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें क्योंकि जो क्लीनिंग होती है, सोप का जो काम होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, साबुन अपना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाता है हार्ड वाटर में। सोप जो हमारा होता है वो हमारा सॉफ्ट वाटर में अच्छे से अपना फंक्शन कर पाता है। तो अगर हमारा हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर देखिए द हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम डिसॉल्व्ड सॉल्ट। तो अगर वाटर में कुछ सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, कुछ हमारे सॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम के सॉल्ट हो गए, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम के सॉल्ट हो गए, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। तो अगर हमारे वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लाइक मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट, तो वो वाटर हमारा क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। और हार्ड वाटर में जो साबुन होती है वो ढंग से हमारा लेदर नहीं बना पाती, झाग नहीं बना पाती। ठीक है, और वहां पे हमारा स्कम बन जाता है, एक व्हाइट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो हार्ड वाटर हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होता है, साबुन के काम के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, साबुन अपना अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती है हार्ड वाटर में। तो यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा क्या करेगा, पानी की हार्डनेस को रिमूव कर देगा, जिससे वो हमारे क्लींजिंग एक्शन के लिए, सफाई के लिए, ठीक है, धोने के लिए अच्छे से काम में आ जाएगा। हार्ड वाटर में हमारी क्लींजिंग एक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। और सोडियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे बोरेक्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो बनाने में भी हमारा क्या यूज होता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो देखिए जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी हमने पीछे ही देखा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिकली NaHCO3। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसे को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। और अच्छा एक चीज और है, जब हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा था तो यहाँ पे 10H2 आया था, है ना। देखिए 10H2 का मतलब क्या होता है, इट इज डेका हाइड्रेट। 10 के लिए हम डेका वर्ड यूज करते हैं और वाटर के लिए हाइड्रेट। जब भी किसी चीज में वाटर प्रेजेंट होता है तो हम बोलते हैं ना वो हाइड्रेटेड है। तो वॉशिंग सोडा इज बेसिकली सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, यहां मैं आपको बताना भूल गया, यहां मैंने लिख भी रखा है, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, सो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड बाय दिस नेम। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या अच्छा तरीका है, मैंने आपको बताया था, वॉशिंग सोडा मतलब वॉश करने के, कपड़े धोने के काम आता है, और धोने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। तो उस फॉर्मूले में बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा। जैसे हमने अभी देखा था, जो हमारा वॉशिंग सोडा है दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अलॉन्ग विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स 10H2O। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि हम पे वॉश कर रहे हैं, वहां पे पानी की जरूरत है, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन बेकिंग सोडा में हमारा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह बस क्या आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, विच इज NaHCO3, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। बाकी दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है। अब देखिए एक सीधी सी बात और है, अगर आपको रिएक्शन भी याद नहीं होती है, तो अगर हमारा NaHCO3 है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, हमारे पास क्या है, सो वी हैव NaHCO3 विच इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। हम NaHCO3 को तो बेकिंग सोडा कह रहे हैं। अब देखिए Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम हमारा कहां से आता है, हमें पता है NaCl से आता है। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें कंपाउंड में कब मिलता है, जब रिएक्टेंट साइड हमारा वाटर हो मोस्टली, तो ये वाटर से आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा कार्बन है, ये हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा।
तो कहने की बात क्या है कि अगर हम NaCl, वाटर, CO2 इनका अगर हम रिएक्शन मिक्सचर ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद भी रख सकते हो। ठीक है, बस एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे रिएक्टेंट है जो कि अमोनिया है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको NaCl लेना है, कॉमन सॉल्ट नमक लेना है, प्लस में आपको अमोनिया लेना है जो आपको याद रखना है, प्लस में वाटर, ये तो आपको पता ही है NaCl और वाटर मिला के ब्राइन कहलाते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, और प्लस में CO2। तो जब आप इन चारों को रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और जब आपने देखा था, हमने वॉशिंग सोडा डिस्कस किया था, तो वॉशिंग सोडा का जो फर्स्ट स्टेप था वो सेम यही था, NaCl, NH3, H2O और CO2, और यहाँ पे भी सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो दोनों का जो प्रोडक्शन है वो सेम है, तो आप इजिली याद कर सकते हो दोनों को। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्शन ऑफ हीट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद इसमें एक तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, CO2 गैस रिलीज होती है अलोंग विद वाटर। अब अगर हम कहीं पे बेकिंग सोडा यूज करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है जब हम भटूरे वगैरह बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, तो उनको प्लफी बनाने के लिए, उनको स्पॉन्जी बनाने के लिए, एक अच्छे तरीके से फूला हुआ बनाने के लिए हम वहां पे बेकिंग सोडा यूज करते हैं। जनरली हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। अब ये बेकिंग सोडा का क्या फायदा है, अगर आप अपने डफ में, अपने आटे में, जो आपका मैदा होता है या जो आटा होता है, अगर आप मैदा में या आटे में अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाते हो और मिला के आप जो भटूरे बनाते हो, तो जैसे ही आपने मैदा में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला लिया, मिलाने के बाद आपने उसको गर्म किया, ठीक है, जैसे आप मैदा का आटा होता है उसका फिर आप उसको रोल करते हो, रोल करने के बाद उसको आप तेल में डालते हो, तो वहां पे जैसे इसको तेल में डालोगे, कहने की बात क्या है, जैसे ही आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे, हीट करने के बाद यहाँ पे क्या रिलीज होगी, CO2 गैस निकलेगी। और वो जो CO2 गैस होती है उसी की वजह से जो हमारा भटूरा होता है या समोसा होता है या जिस भी चीज में हम इसको मिक्स करते हैं वो प्लफी हो जाता है, वो स्पॉन्जी हो जाता है, वो फूला फूला हो जाता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो ये यहाँ पे बेकिंग सोडा की एडवांटेज होती है। अब देखिए, अब हम इसका यूज पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू कैन से यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is used as an antacid in medicine to remove acidity of the stomach। अब देखिए, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या यू कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। तो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में अगर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे हम बेकिंग सोडा ऐसा रेमेडी ले सकते हैं, ऐसा उपाय ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो बेकिंग सोडा बीइंग एल्कलाइन इन नेचर, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। तो हम इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं। एंटासिड मतलब जो अगेंस्ट एसिड काम करता है। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारा स्टमक है, स्टमक में ज्यादा एसिड बन रहा है, तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लो, आपको जल्दी से यहाँ पे आराम मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूजफुल इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप समझिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा होता है उसका हम यूज कहां पे करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। और बेकिंग पाउडर का यूज कहां करते हैं, हम बेकरी में करते हैं। बेकरी मतलब केक वगैरह बनाने में, या हमारे ब्रेड बनाने में, या फिर जो भी बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्किट बनाने में, या मफिन्स बनाने में, केक्स बनाने में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। और बेकिंग पाउडर का यूज हम कहां करते हैं, हमारा जो केक होता है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको केक दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो केक होता है आप देखते हो फूला फूला होता है ना, स्पॉन्जी होता है, बहुत ही फ्लफी होता है। फ्लफी मतलब वो बहुत ही आपको फूला हुआ दिखाई देता है, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है हमारा केक, हार्ड नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। बीच में छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देते हैं जब भी आप केक का नीचे वाला पोर्शन खाते हो। ऊपर तो क्रीम होती है, जो नीचे आपका केक वाला पोर्शन होता है वहां आप देखते हो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही फ्लफी होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर आप केक में बेकिंग सोडा यूज करोगे तो देखिए उससे क्या होगा। अगर आप अपने केक बनाने के टाइम, इफ यू आर बेकिंग योर केक, अगर आप अपने केक को बेक कर रहे हो और केक बनाते टाइम अगर आप उसमें बेकिंग सोडा यूज करते हो, तो देखिए बेकिंग सोडे को जब भी हम हीट करते हैं, अब सीधी सी बात है, आपने अपने केक में, केक के लिए जो भी आपने फ्लोर बनाया, जो भी आपका डफ है, जो आटा है, जिसमें जिससे भी आप केक बना रहे हो, उसमें जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करोगे, मतलब बेकिंग सोडा को ऐड करोगे, और फिर आप उस केक को बेक करोगे, हीट करोगे, तो हीट करने के बाद आपको पता है क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है। अभी हमने पढ़ा था ना, जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, और साथ में क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। और आपको पता है जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो हमारे बेस होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है।
तो अगर आप डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूज करोगे अपने केक बनाने के लिए तो वहां पे आपका जो केक का टेस्ट होगा वो आपका बिटर होगा, कड़वा होगा। लेकिन हमें तो केक क्या पसंद है, हमें तो टेस्टी स्वीट केक पसंद है, मीठा केक पसंद है ना। अगर केक में कड़वास आएगी तो केक का फिर क्या फायदा खाने का। तो इसीलिए हम वहां पे बेकिंग सोडा नहीं यूज करते हैं, वी आर यूजिंग बेकिंग पाउडर। तो वहां पे हम बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर, खाने वाला पाउडर जो होता है ना, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है बेसिकली, देखो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर एक तो बेकिंग सोडा प्लस एक एडिबल हमारा एसिड होता है, उसका मिक्सचर होता है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा क्या हो गया, हमारा बेकिंग सोडा हो गया। सो यू कैन सी यहां पे हमारा हो गया बेकिंग सोडा, और प्लस यहां पे आप देख सकते हो H पॉजिटिव लिख रहा है। H पॉजिटिव मतलब जो एसिड्स होते हैं वो हमें H पॉजिटिव देते हैं। तो अगर मैं अपने बेकिंग सोडा की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराता हूं, या फिर आप बोल सकते हो अगर हम बेकिंग सोडा के साथ कोई एसिड लेके चलते हैं, तो इसी मिक्सचर को अगर आप बेकिंग सोडा और एसिड, कोई भी एसिड, जैसे आपने टार्टरिक एसिड ले लिया, सिट्रिक एसिड ले लिया, ठीक है, ये हमारे जो एडिबल एसिड होते हैं जिनको हम यूज करते हैं खाने में, जैसे टार्टरिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया। तो अगर आप अपने बेकिंग सोडा को इस एसिड के साथ मिला के ले रहे हो तो डेट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान से समझ लेना, इसकी एप्लीकेशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। मतलब अगर आप बेकिंग सोडा, जो आपका बेकिंग सोडा है, उसके साथ अगर आप कोई भी एडिबल एसिड ले रहे हो जैसे टार्टरिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया, इस मिक्सचर को ही हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। समझ आया। और जब तक आप इसमें पानी नहीं मिलाओगे, जब तक आप इसको हीट नहीं करोगे, सॉरी, जब तक आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट नहीं करोगे तब तक यहां पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इनको मिक्स करते हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। रिएक्शन कब होगी इन दोनों के बीच में, जब आप वहां पे इसको हीट करोगे। आफ्टर हीटिंग ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये मिक्सचर रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब फायदा क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया था अगर आप डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूज करते हो अगर अपने केक को बनाते टाइम, तो वहां पे जो केक का टेस्ट होगा बिटर हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला है कि आपको बेकिंग सोडा के साथ एक एडिबल एसिड लेना है, और वो दोनों जब रिएक्ट करेंगे, अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझिए। तो देखिए अब आपके पास बेस क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज NaHCO3, और आपने साथ में कोई भी एसिड ले लिया, एसिड क्या देता है हमें, H पॉजिटिव देता है। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका एसिड हो गया। और आपको पता है जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब आपका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, कड़वा नहीं आएगा, अब आपका सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो हमारा कड़वा नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा टेस्ट भी यहाँ पे अच्छा बन जाएगा, टेस्ट भी हमें बहुत अच्छा आएगा। और साथ में जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका सोडियम प्लस आपका वाटर प्लस आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है। ये जो यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी, ये CO2 गैस क्या करेगी, वहां पे ट्रैप हो जाएगी। वो जो हमारा ब्रेड है या जो हमारा केक है उस केक में वहां पे ट्रैप हो जाएगी उस जगह में, और ट्रैप होने की वजह से वहां पे हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, प्लफी हो जाएगा। प्लफी मतलब फूला फूला केक हो जाएगा। सोच के देखो अगर आपका केक फूला नहीं होता तो वो बहुत छोटा साइज का होता, बहुत ही हार्ड होता, उसका टेस्ट भी नहीं होता। तो ये यहाँ पे बेकिंग पाउडर का या बेकिंग सोडा का आप यूज बोल सकते हो। तो अगर हम अपने केक में बेकिंग पाउडर यूज करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, एक तो हमारे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दूसरा हमारा जो केक होता है वो फूल जाता है, वो प्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और इसी चीज से हम यूज करते हैं, हमारे जो भटूरे होते हैं, समोसा होता है, इन सब चीजों में तभी हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, प्लफी हो जाए और स्पॉन्जी हो जाए, फूला फूला हो जाए। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका मफिन भी प्लफी नहीं होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, जो आग बुझाने वाली हमारी हम सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप कह सकते हो जो हमारा यहाँ पे बेकिंग सोडा है उसका हम यूज कर सकते हैं आग बुझाने के तौर पे। आग बुझाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ये जो आग बुझाने का काम करता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो बेकिंग सोडा होता है और प्लस एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसमें हमारा एसिड होता है। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, जो ऊपर आपको दिया होता है दबाने वाला, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, एक कंटेनर में, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमारा एसिड होता है, वो एसिड हमारा किसके साथ मिक्स हो जाता है, हमारा बेकिंग सोडा के साथ मिक्स हो जाता है, और वहां से हमारी CO2 गैस निकलती है। समझ आया मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है, इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो आपका बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, और दूसरा आपका यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में एसिड प्रेजेंट होता है।
जैसे ही आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को प्रेस करते हो, ऊपर या जो आपको बटन दिखता है या जो भी दिखता है, हैंडल दिखता है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब में या जो कंटेनर में एसिड होता है वो एसिड हमारा जाके किससे मिक्स हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से मिक्स हो जाता है, और वहां से फिर CO2 गैस का एक प्रेशर बनता है और वो CO2 गैस हमारी बाहर आती है। और CO2 गैस क्या करती है, एक हमारी देखो CO2 जो गैस होती है वो हमारी कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये एक एनवलप बना लेती है। अगर कहीं पे आग लग रही है, जैसे मान के चलो, यू कैन टेक द एग्जांपल कि हमारी इस जगह पे, सो एट दिस प्लेस, तो मान के चलो इस जगह पे यहाँ पे आग लग रही है, ठीक है। तो आग लग रही है तो आग को बुझाने के एक दो तरीके क्या होते हैं, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो कंबशन नहीं होगा, कोई चीज जलेगी नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, जो हमारा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो हमारा यहाँ पे सिलेंडर होता है, तो वो सिलेंडर हमने यहाँ पे ले लिया। जैसे हम उसको प्रेस करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था प्रेस करने से क्या होगा, CO2 गैस हर जगह आ जाएगी। और देखिए जो CO2 गैस होती है वो एयर से ज्यादा भारी होती है, तो वो सराउंडिंग जगह में हर जगह वो फैल जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी, ठीक है। जैसे अभी सिलेंडर को दबाओगे तो यहां से अलोंग विद स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो पानी के फुहार के साथ साथ CO2 गैस भी बाहर निकलेगी सिलेंडर से, इस फायर एक्सटिंग्विशर से, और वो CO2 गैस इस आग के चारों तरफ एक एनवलप बना लेगी, जिससे ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी और ये यहाँ पे फायर बुझ जाएगी। क्योंकि जो CO2 होती है वो हमारी कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, वो आग को बुझा देती है, लेकिन ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है। तो आग बुझाने का सीधा सा तरीका क्या है, जो भी ऑक्सीजन मिल रही है उस आग को, उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दे। और कट ऑफ करने का क्या कारण है, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर का ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है NaCO3, और साथ में हमारी एक कंटेनर में क्या होता है, एसिड होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। तो जैसे ही एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है, जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं, सिलेंडर को टेढ़ा करेंगे तो ये आपस में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, और साथ में यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी। और वो CO2 गैस किसके साथ निकलती है, पानी की स्ट्रीम के साथ, पानी के फुहारों के साथ। और पानी तो आपको पता ही है वैसे भी आग को बुझा देता है, तो पानी का काम होगा आग को बुझाना, साथ में मेन जो काम होता है वो CO2 का होता है, ठीक है। वो जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन की कट ऑफ, वो बिल्कुल ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस आग को बिल्कुल बुझा देगी, क्योंकि वो हर तरीके से फैल जाएगी, आग के चारों तरफ CO2 का एक ब्लैंकेट बन जाएगा, एक तरीके का कंबल बन जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा यूज होता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CaOCl2। ये आपको केमिकल फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। Ca मतलब कैल्शियम हो गया, O मतलब ऑक्सीजन हो गया, Cl2 मतलब क्लोराइड हो गया। सो ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बनता है। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। एक हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे हम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, ये बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके स्लेक लाइम बना देता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है ये CaOH2, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। तो ये हमारा स्लेक्ड लाइम होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम Cl2 क्लोरीन गैस को पास करते हैं, सो व्हेन Cl2 गैस इज पास्ड ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब Cl2 गैस को हम पास करते हैं तो यहाँ पे CaOCl2 बन जाता है और साथ में वाटर बन जाता है। तो ये जो आपका CaOCl2 बना है, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब देखिए ब्लीचिंग वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा। सो अब एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या डाइल्यूट ले सकते हो, तो अगर हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएं तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस वाटर बन जाएगा। अब ये जो यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है, इसी को हम ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। ब्लीच करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो क्लोरीन का होता है। दैट्स व्हाई क्लोरीन इज नोन एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये हमारा ब्लीचिंग एजेंट होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन रोल होता है, मेन हमारा कंपाउंड क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है।
क्लोरीन को आप डायरेक्टली स्टोर करके नहीं रख सकते हो, क्लोरीन हमारी गैस होती है, इसको आप डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम्स होती है इसको डायरेक्टली स्टोर करने में। तो हम इसको इनडायरेक्टली किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में हम इसको स्टोर करते हैं। समझ आया? तो आपको करना क्या है, अगर आपको क्लोरीन चाहिए तो आपको करना क्या है, ब्लीचिंग पाउडर लेना है, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करा देनी है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। तो जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे CO2 गैस, सॉरी Cl2 क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलेगी, और यही क्लोरीन गैस होती है जिसके एक्शंस होते हैं, जिसके एप्लीकेशन होती है ब्लीचिंग पाउडर में। देखो, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का कलर हटा देना, किसी भी सब्सटेंस को डीकलराइज कर देना। सो ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिकली अ सब्सटेंस विच डीकलराइज एनीथिंग, जो किसी का भी कलर रिमूव कर देता है, किसी का भी कलर हटा देता है। ब्लीच मतलब होता है कलर को हटा देना, और एक होता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बैक्टीरिया को या जर्म्स को मार देना। ये दो चीजें हैं, एक हमारे पास डिसइंफेक्टेंट होता है, एक हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट होता है। जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज को डीकलराइज कर देता है, उसके कलर को रिमूव कर देता है। और हमारा जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो बैक्टीरिया या जर्म्स को किल करने का काम करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब हम देखिए इसके यूजेस देखते हैं। पहला यूज तो मैंने आपको बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर नाम से पता लगता है ये किसी भी चीज को ब्लीच कर देता है। ब्लीच मतलब उसके कलर को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक कोई कपड़ा है, कॉटन का कोई कपड़ा है, कोई चादर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। जैसे हमने इसको ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे ये डीकलराइज हो गई, इसका कलर हल्का पड़ गया, देख सकते हो ना। यहाँ पे इसका बहुत अच्छा कलर है, ब्लू कलर है, यहाँ पे वायलेट कलर है, ग्रीन कलर है, कलर्स कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब हमने इसको ब्लीच करा तो ये थोड़ी कलरलेस हो गई। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़े वाली इंडस्ट्री जो होती है, वहां पे जो कॉटन के कपड़े होते हैं या हमारे लिनन के कपड़े होते हैं, उनको ब्लीच करने का काम कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर करता है। अगर मान के चलिए आपके पास जीन्स की पैंट है, वो जीन्स की पैंट को आपको कलर हटाना है, आपको उसका कलर कम करना है। जीन्स की पैंट नॉर्मली आपकी ब्लू कलर की होती है, वायलेट कलर की होती है। तो अगर आपको उस ब्लू कलर को डीकलराइज करना है, उसको व्हाइट करना है, तो आप ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, उस ब्लू कलर को या वायलेट कलर को डीकलराइज कर देगा। कहने की बात क्या है, अगर आपके पास कोई काली टी शर्ट है, अगर आप एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनते हो या वायलेट कलर की टी शर्ट पहनते हो, और आप चाहते हो कि मेरी उस कलर का जो टी शर्ट है वो चला जाए, वो व्हाइट हो जाए, तो आप ब्लीचिंग पाउडर कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो, और आपकी जो टी शर्ट है उसका जो कलर है वो वहां पे आपका रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जो ब्लीच करता है, जो डीकलराइज करता है किसी भी सब्सटेंस को, उसके कलर को वो हटा देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। जब हमारी व्हाइट शर्ट्स होती हैं उनमें हम बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ब्लीच करते हैं। अगर कोई दाग धब्बा हो जाता है तो वो बेसिकली उस दाग धब्बे को हटा देगा। उसके बाद देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज कहां पे करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब उसमें जो भी बैक्टीरिया है या जो भी जर्म्स है उनको मारने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर से हमारा Cl2 बनता है, और क्लोरीन हमारा एक डिसइंफेक्टेंट होता है, जो हमारे पानी के सप्लाई में या फिर स्विमिंग पूल का पानी है वहां भी हम क्लोरीन को यूज कर सकते हैं, और क्लोरीन हमारा कोई भी जर्म्स होगा, बैक्टीरिया होगा, उनको मार देगा। तो ये हमारा डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ClCl3। ब्लीचिंग पाउडर से हम क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। इसका एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, बेहोशी वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। देखिए, यहां पे हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो चादर है, इस चादर का जो कलर रिमूव कर दिया, इसी को ब्लीचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसने बेसिकली इस कलर को ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर हम टेक्निकली बोले, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले, तो क्लोरीन जो हमारा होता है, जिसे हम ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, उस क्लोरीन ने क्या काम करा, यहाँ पे इस कॉटन की जो चादर है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसके कलर को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसी का मतलब ये होता है, जो हमारा क्लोरीन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ब्लीचिंग पाउडर को हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो सामने वाले को ये बहुत जल्दी से क्या कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो बहुत जल्दी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। समझ आया? तो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होती है। और एक चीज और है, ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज कहां पे करते हैं, ब्लीचिंग वुड पल्प। जो हमारे वुड होती है, जो लकड़ी वगैरह होती है, आपको पता है ये जो आपके पेपर होते हैं, जो कागज होते हैं, जो आप कॉपी यूज करते हो, उसमें जो पेपर्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं बिल्कुल। और ये बनते किससे हैं, ये वुड जो लकड़ी होती है, लकड़ी के पल्प से बनते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो। लेकिन जो लकड़ी के पल्प होते हैं उसका कलर क्या होता है, आपको पता है, वो येलो कलर का होता है, लाइट येलो, मतलब इस टाइप से, है ना।
लेकिन वो व्हाइट कैसे हो जाता है? आपकी कॉपी के जो पेजेस होते हैं वो व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो हमारे जो वुड पल्प होते हैं, जो लकड़ी के पल्प होते हैं, उस लकड़ी के पल्प में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और आप देख सकते हो पहले आपका वुड पल्प ऐसा था, फिर थोड़ा कलर हल्का हो गया, फिर और हल्का हो गया, फाइनली बिल्कुल व्हाइट हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? ब्लीच का काम करता है, डीकलराइज करता है, कलर को रिमूव करता है। किसके कलर को? हमारी कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या फिर हमारा जो वुड पल्प है, जो लकड़ी वगैरह है, इनका जो येलो कलर होता है, इस कलर को भी वो क्या कर देता है? डीकलराइज कर देता है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। डेका का मतलब होता है 10। इस तरीके से ये हमारे नाम होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट विच इज CaSO4 और हमारा हाफ हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। ठीक है, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसे हम शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में POP। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको समझ आ गया, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। अब सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किससे बनाते हैं? हम जिप्सम से बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जिप्सम लेंगे। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, डेट इज अवर जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर कैल्शियम सल्फेट है, डेट इज कॉल्ड जिप्सम। अगर मैं जिप्सम को हीट करता हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, या यू कैन से 373 केल्विन पे, तो अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है उसी को हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इंटू नहीं मतलब कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, गर्म कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O और प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखोगे, आप सोचोगे हाफ वाटर मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल तो कभी बन ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब पता है क्या है? ये जो रिएक्शन है ये रियलिटी में ऐसे होती है। देखो यहां पे होता क्या है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। सो हेयर 2 कैल्शियम सल्फेट, तो यहां पे 2 हमारे जिप्सम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए आपके यहां 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यहां पे आपका क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू H2O और प्लस में 3H2O। ये आपकी रिएक्शन होती है फाइनली। तो यहां पे ये जो 2 है, तो 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल्स शेयर करते हैं किसको? एक हमारे यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। यहां पे देखो, अगर 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन का। अगर मैं बोलूं यहां पे एक जिप्सम का मॉलिक्यूल होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो कहने की बात क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पे ये हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। जिप्सम के फॉर्मूले में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। और आधा मॉलिक्यूल कैसे आता है? 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल, एक देखो 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल कितना शेयर करते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ध्यान से समझना, 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो एक जिप्सम का मॉलिक्यूल किसको शेयर करेगा? हाफ वाटर मॉलिक्यूल को। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में कितना आता है? हाफ वाटर आता है। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 2 से कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 कैल्शियम सल्फेट, 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ये वाटर हाफ है, 2 हो जाएगा मतलब 1 बन जाएगा। तो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O बन जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं कह रहा हूं। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही, तब भी आप ये ले सकते हो कि जिप्सम को जब भी हम हीट करते हैं, जिप्सम को जब भी हम गर्म करते हैं, तो जिप्सम को हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और वाटर बन जाता है। अब देखिए यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूज होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। आपने देखा होगा जब भी हमें फ्रैक्चर आ जाता है, किसी भी दुर्घटना से, किसी एक्सीडेंट से या ट्रोमा से, जब भी फ्रैक्चर आ जाता है हड्डी वगैरह में, तो होता क्या है? डॉक्टर हमारा प्लास्टर कर देते हैं। अब वो प्लास्टर क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो बोन है, जो हड्डी है, जो फ्रैक्चर हो गई है, वो अपनी जगह पे रहे, अपनी पोजीशन पे रहे, वो ज्यादा हिले नहीं, जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो वहां पे वो क्या काम करते हैं? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे, तो ये आपका एक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, एक हार्ड मास बन जाएगा, जो आधे घंटे के अंदर ही सेटल हो जाएगा।
तो आप देखते होगे प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर होता है, उसको पानी में घोल लेते हैं और फिर पैर पे उसका लेप लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पीओपी, जिसे हम प्लास्टर बोल देते हैं। तो जब भी हमारी बोन वगैरह फ्रैक्चर होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पे प्लास्टर कर देते हैं, जो पीओपी होता है। मतलब ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर लोगे आप, तो यहाँ पे एक लेप बन जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पीओपी। समझ आया? इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो उससे हम खिलौने बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल, सजाने वाला सामान बना सकते हैं। कास्ट फॉर स्टैच्यू, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैच्यू आपको दिख रहा होगा, तो स्टैच्यू के ऊपर की जो कास्ट है, जो इसकी बाउंड्री है, वो सारी किससे बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है। इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम। आप देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का यूज हम फॉल सीलिंग बनाने में करते हैं। कई बार आप देखते हो जो नए घर होते हैं वहां पे जो छतें होती हैं, वो छतें आपको डेकोरेटिव दिखाई देती हैं, है ना, डिजाइन वाली दिखाई देती हैं, और वो असल में छत नहीं होती, वो हमारी पीओपी से हम एक फॉल सीलिंग बना लेते हैं। फॉल्स का मतलब होता है झूठी सीलिंग, मतलब आपको लग रहा है कि वो छत है लेकिन वो छत नहीं है, वो हमारी जो पीओपी होती है, पीओपी से हम एक डेकोरेटिव सीलिंग बना लेते हैं जो दिखने में अच्छी लगती है, और उसी के अंदर हम वायरिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी जो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी होता है, इसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हमारी हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर वहां पे पीओपी, अब ये पीओपी पाउडर होता है लेकिन वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पानी में घुलने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये एक हार्ड मास बना लेगा सेटल होने के बाद। ठीक है, जब भी पीओपी करते हैं पैर पे तो क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं, उसमें वाटर डिसॉल्व कर लेते हैं और उसका लेप कर लेते हैं, और आधे घंटे में वो सूख जाता है, सूखने के बाद वो हार्ड हो जाता है, तभी आपका प्लास्टर बनता है वो, तभी वो आपके पैर को एक जगह पे रखता है, अपने आपके हाथ को जो फ्रैक्चर आ गया है उसको एक जगह पे रखता है, एक पोजीशन पे रखता है, हिलने नहीं देता है। इसी तरीके से हमारे जो घर की छत की सीलिंग होती है, हमारे जो कमरे होते हैं उनकी जो छतें होती है वो भी डेकोरेटिव होती है, वो भी किससे बनाते हैं, वो पीओपी से बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से खिलौने बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, हमारे जो स्टैच्यूज होते हैं, मूर्ति होती है, मूर्ति के जो बाहर की कास्टिंग होती है वो भी हम पीओपी से करते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल। तो देखिए वो वाटर मॉलिक्यूल जो किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया था जिप्सम के बारे में, जिप्सम का फॉर्मूला क्या था हमारा, कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे 2H2O, तो ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला था। तो जिप्सम के एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी क्रिस्टल की एक स्ट्रक्चर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, एक फॉर्मूला यूनिट में, किसी भी कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उन्हें ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो वो सॉल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उन्हीं को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, कॉपर सल्फेट 5H2O, ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने यहाँ पे 5 है। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तो यहाँ पे हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे 2 हैं। और फेरस सल्फेट 7H2O, यहाँ पे हमारे 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, यानी एक फॉर्मूला यूनिट में, किसी भी कंपाउंड की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। जैसे आपका जो वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, वहां पे एक फॉर्मूले में 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वहां पे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। जिप्सम के फॉर्मूले में 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो 2 वहां पे हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। चलिए मैं आपको ये ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जैसे हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, और अगर उस कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं यानी कि 2H2O होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जिप्सम बोलते हैं। तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट, किसी भी कंपाउंड की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे जिप्सम के फॉर्मूला यूनिट में 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसी तरीके से जैसे हमारा कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4, और अगर उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 5H2O, तो यहाँ पे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। समझ आया? इसी तरीके से फेरस सल्फेट हमारा हो गया FeSO4 इस डॉट 7H2O, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है।
तो फेरस सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 7 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देखिए, ये जिनमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं, आप कहोगे इनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अब ये वाटर जो होता है वो अलग से आपको नहीं मिलता है। मतलब अगर आप बोलोगे कि मैं कैल्शियम सल्फेट लेता हूं और 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेता हूं, तो ये जो वाटर होता है ये आपको अलग से दिखाई नहीं देता, और ना ही आपका जो सॉल्ट होता है वो गीला होता है। आपका जो सॉल्ट होता है वो दिखने में तो ड्राई होता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर में ही ये हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। कहने की बात क्या है, अगर आप कैल्शियम सल्फेट और 5H2O मतलब CaSO4 इंटू 5H2O अगर आप लेते हो, तो वो जो आपका क्रिस्टल है वो ड्राई होता है, वो बिल्कुल सूखा होता है। ठीक है, दिखने में वो बिल्कुल सूखा होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे 5H2O इसका मतलब वहां पे वाटर प्रेजेंट होगा, आपको गीला गीला दिखाई देगा, दिखने में वेट नहीं होगा। दिखने में तो हमारा जो सॉल्ट होता है वो ड्राई होता है, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उसकी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब को ले लिया, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और 7H2O या 5H2O जो भी हमारा फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास जो कंपाउंड है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। कॉपर सल्फेट 5H2O, सो आई हैव अ कंपाउंड विच इज कैल्शियम सल्फेट, नहीं मैं कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेता हूं। कॉपर सल्फेट इज CuSO4 और इसमें कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्रिस्टलाइजेशन के? 5H2O। तो अगर मैं इसको हीट करता हूं, अगर मैं यहां पे इसको हीट करता हूं, तो हीट करने के बाद क्या होगा, यहां पे टेस्ट ट्यूब में हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। इसका मतलब इस सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था, लेकिन दिखने में हमें नहीं पता लग रहा था क्योंकि वो ड्राई था। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या एक फॉर्मूला यूनिट में किसी भी कंपाउंड के जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ही हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम एक पिक्चर दिखाऊंगा। देखिए, जो हमारे कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं, जैसे कुछ सॉल्ट है, मतलब हमारे जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ये जो आपका कॉपर सल्फेट है ये हमारा कौन सा है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था CuSO4, कॉपर सल्फेट था CuSO4 इंटू 5H2O डॉट 5H2O। ये जो होता है इसका जो कलर होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। मतलब अगर कॉपर सल्फेट विद 5H2O मॉलिक्यूल अगर आप लेके चलते हो, तो वो जो आपका सॉल्ट होता है वो हमारा ड्राई होता है। दिखने में तो देखो आपको पाउडर जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से ये जो आपको यहाँ पे आयरन सल्फेट दिख रहा है विच इज ग्रीन कलर का जो आयरन सल्फेट दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 डॉट 7H2O। तो यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपका सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वॉशिंग सोडा जो आपका हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और डॉट 10H2O। तो देखो मैं आपको एक चीज ये समझा रहा हूं कि देख के आप नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहां पे प्रेजेंट है। आपको ये सॉल्ट दिखाई देंगे, ड्राई दिखाई देंगे, सूखा ड्राई दिखाई देंगे, लेकिन जैसे आप इनको हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या होगा, इनमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट थे वो हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां से चले जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और वाटर को लूज करने के बाद ये जो हमारे सॉल्ट है, जो कंपाउंड है, इनकी शेप भी चेंज हो जाएगी और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। जो आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप इसी कॉपर सल्फेट को हीट कर दोगे, अगर आप इसी कॉपर सल्फेट को हीट कर दोगे, तो कॉपर सल्फेट को हीट करने की वजह से आप एक रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप कॉपर सल्फेट को हीट कर देते हो, तो हीट करने से यू विल गेट कॉपर सल्फेट, जो व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स गोज अवे, मतलब यहां से पानी निकल जाएगा और आपका ओनली कॉपर सल्फेट बच जाएगा। ठीक है, और अब इसका जो कलर है वो ब्लू कलर से क्या हो जाएगा, आपका व्हाइट कलर हो जाएगा। तो इसका जो ब्लू कलर था वो किसकी वजह से था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। इसी तरीके से हमारा जो फेरस सल्फेट होता है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये हमारा जो फेरस सल्फेट है ये हमारा किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। लेकिन अगर आप इस फेरस सल्फेट को यानी FeSO4 को अगर आप इसको हीट कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। देखिए ये मैं आपको सेपरेट एक
दिखा देता हूं करके इस प्रोसेस को। जैसे आपके पास क्या है, यू हैव फेरस सल्फेट, आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में आपने किसको ले लिया, फेरस सल्फेट को ले लिया। तो मान के चलो ये हमारे यहाँ पे फेरस सल्फेट है जो कि हमारा, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने प्रेजेंट है, 7 H2O प्रेजेंट है। अब इसको आप क्या करते हो, इसको यहाँ पे आप हीट कर देते हो। तो जब आप इसको हीट करोगे तो इसको हीट करने से क्या होगा, फेरस सल्फेट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो यहाँ पे लूज हो जाएंगे, वो यहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस में 7H2O यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो पहले फेरस सल्फेट का कलर कैसा था, पहले जो इसका कलर था वो हमारा ग्रीन था, पहले फेरस सल्फेट जो है वो हमारा ग्रीन कलर का था। लेकिन जैसे ही ये हमारा वाटर को लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा यहाँ पे, वाटर को लूज करने के बाद। समझ आया? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक समरी बता देता हूं। समरी क्या है हमारी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। कोई भी आप कंपाउंड लेते हो, उसकी एक फॉर्मूला यूनिट में, उसके एक फॉर्मूला में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, जैसे आपका वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, वहां पे 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। लेकिन आप किसी भी सॉल्ट को देख के नहीं बता सकते हो, वाटर वहां पे अलग से दिखाई नहीं देता है, आपका जो सॉल्ट है वो आपको सूखा ड्राई दिखाई देता है। लेकिन जब आप उस सॉल्ट को हीट करते हो तो हीट करने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो तब वहां पे जाके आपका वाटर लूज हो जाएगा और उस कंपाउंड का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप कॉपर सल्फेट आपका कैसा है, विच इज ब्लू इन कलर, इसको अगर आप हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से लूज हो जाएगा, चला जाएगा, इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। इसी तरीके से आयरन सल्फेट को हीट करोगे, इसका ग्रीन कलर चला जाएगा। ठीक है? और हीट करने के बाद जो आपको मिलता है उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। ध्यान रखना, एनहाइड्रस सॉल्ट वो होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, और हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो ये जो दो टर्म्स होती हैं, इन दोनों टर्म से आप अवेयर होने चाहिए। कोई भी आपसे बोले कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ले लो, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, Na2CO3, जिसमें 10H2O नहीं है। और अगर आपसे कोई बोले हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट ले लो, सो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज बेसिकली अवर वॉशिंग सोडा विच इज Na2CO3 डॉट 10H2O। तो हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, जिसमें वाटर लूज हो जाता है। तो आई थिंक आपको वीडियो क्लियर होगी। ठीक है? तो आज हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, और फाइनली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड प्रोस्पेक्टिव व्यू। अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हो 10th में, तो वहां भी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पूरा सॉल्ट वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, उसके यूसेज है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा कंपाउंड है, लाइक ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे CaOCl2, उसके प्रोडक्शन कैसे वो बनता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।